स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन में स्टेटर, रोटर और स्लिप रिंग को। अब बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग की। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है? आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब है वो वाइंडिंग जिसमें आप ये वोल्टेज या फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिससे मेन फील्ड फ्लक्स बनता है। सिंक्रोनस मशीन के केस में हम आर्मेचर को रोटर में भी प्लेस कर सकते हैं और स्टेटर में भी प्लेस कर सकते हैं। तो आर्मेचर को कब रोटर में प्लेस किया जाता है? अगर आपके पास स्मॉल साइज की मशीन होगी, तो आर्मेचर को हम रोटर में प्लेस करेंगे और फील्ड को हम स्टेटर में प्लेस करेंगे। पर अगर लार्ज साइज की मशीन होगी तो उसमें आर्मेचर को हम स्टेटर में प्लेस करते हैं और फील्ड को हम रोटर में प्लेस करते हैं। इसके क्या एडवांटेज होते हैं कि आर्मेचर को स्टेशनरी बनाया जाए। स्टेशनरी बनाने का मतलब आर्मेचर ना मूव करे। तो आर्मेचर अगर स्टेशनरी बनता है तो उसके एडवांटेज क्या हैं, ये देखेंगे। आपके पास मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये स्टेटर है। स्टेटर जैसा हम जानते हैं स्टेशनरी पार्ट होता है। तो अगर यहाँ पर हम आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करेंगे तो आर्मेचर स्टेशनरी कहलाता है। तो आर्मेचर स्टेशनरी कहलाता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको देखते हैं। एक चीज़ हमको समझनी ज़रूरी है कि जो फील्ड होता है सिंक्रोनस मशीन के केस में, उसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई देने का मतलब ये हो गया कि फील्ड वाइंडिंग को दो टर्मिनल की ज़रूरत है, एक डीसी के पॉजिटिव के लिए और एक डीसी के नेगेटिव के लिए। तो अगर हम आर्मेचर को स्टेशनरी बनाएं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं। पहली बात, अगर आर्मेचर स्टेशनरी होता है तो उसको इंसुलेट करना ईजीली होता है, आप आसानी से उसको इंसुलेट कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आर्मेचर स्टेशनरी है तो उससे आप आसानी से आउटपुट में करंट ले सकते हैं, या फिर इसको आसानी से इजीली जो है करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी रोटेशनरी पार्ट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, जैसे कि ब्रश की या फिर स्लिप रिंग की आवश्यकता इस कनेक्शन के लिए नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आपके पास आर्मेचर स्टेशनरी है तो कहने का मतलब फील्ड जो कि डीसी सप्लाई से जाता है, डीसी सप्लाई देने के लिए यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग के लिए केवल 2 ही स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर आर्मेचर होता तो 3 फेज सप्लाई होती, 3 फेज सप्लाई होती तो 3 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास इस तरीके से नंबर ऑफ स्लिप रिंग भी रिड्यूस हो रही है। उसके बाद मोर इफेक्टिव कूलिंग, अगर आपके पास आर्मेचर स्टेशनरी है तो उसको कूलिंग करना इजीली होता है, उसमें इफेक्टिव कूलिंग होती है। नेचुरल कूलिंग से भी आपके पास आर्मेचर कूल हो जाता है। इसके लिए आपके पास ये इसके एडवांटेज हैं स्टेशनरी आर्मेचर के। पहला कि इंसुलेट करना इजीली, दूसरा इजीली करंट कलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्लिप रिंग रिड्यूस हो रहेगी, नंबर ऑफ ब्रश की आवश्यकता नहीं है आर्मेचर के कनेक्शन के लिए, और मोर इफेक्टिव कूलिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको देखते हैं। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया है। ये आपके पास सेलेंट पोल टाइप का रोटर है जिसमें एन और एस पोल दिए हुए हैं, और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। जब ये एन और एस पोल जो है शेफ्ट के साथ कनेक्ट होकर रोटर घूमता है तो एन और एस पोल भी मूव करेंगे। सिंक्रोनस जनरेटर के केस में मान लेते हैं। तो एन और एस पोल जब मूव करेंगे तो यहाँ पर आर्मेचर में वाइंडिंग रखी है, इसमें फ्लक्स कट करेगा तो इसमें एक वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी फैराडे के नियम से। तो वो कितनी होगी उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी एक मशीन में, जैसे यहाँ पर एक मशीन है इसमें 2 पोल हैं, तो किसी मशीन में P नंबर ऑफ पोल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 पोल हैं, फाई है फ्लक्स पर पोल, यानी कि एक पोल कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है। तो सपोज यहाँ पर एक पोल 5 फ्लक्स जनरेट कर रहा है तो 2 पोल 2 फाई करेंगे, 3 पोल तो 4 पोल 4 फाई कर देंगे, है ना। एन है स्पीड है आरपीएम में, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट में। जेड है
आर्मेचर में कितने कंडक्टर्स रखे हुए हैं, आर्मेचर के स्लॉट्स में कितने कंडक्टर्स रखे हुए हैं, ये आपके पास जेड है, और टी का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसके लिए ईएमएफ इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास केवल एक ही आर्मेचर कंडक्टर रखा हुआ है, तो जब रोटर एक पूरा मूव करेगा तो इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा पहले ये निकालते हैं। एक कंडक्टर का ईएमएफ इंड्यूस्ड निकल जाएगा तो जेड कंडक्टर का मल्टीप्लाई बाई जेड से हम कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें 3 चीज़ें हमको देखनी है। पहला है कि एक कंडक्टर, ईच कंडक्टर कितना फ्लक्स कट करता है एक रिवॉल्यूशन में। जब रोटर एक रिवॉल्यूशन करता है तो कंडक्टर कितना फ्लक्स कट करता है। तो देखो, जब रोटर यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा इस केस में, तो फ्लक्स एक बार एन पोल से और एक बार एस पोल से, यानी कि 2 बार कट करेगा। ऐसी अगर आपके पास नंबर ऑफ पोल्स पी हैं तो फ्लक्स करेगा नंबर ऑफ पोल्स इंटू 5, यानी कि एक पोल का कितना फ्लक्स है इंटू नंबर ऑफ पोल्स, ये कंडक्टर इतना फ्लक्स कट करेगा एक रिवॉल्यूशन में। फिर एक रिवॉल्यूशन को होने में कितना टाइम लगेगा, ये होता है 60/n सेकेंड। इसको कैसे निकालेंगे, देखो 1 मिनट में n रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, यानी कि 60 सेकंड में n रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में होगा n/60 रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना लगेगा 60/n सेकंड। तो टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन इज 60/n सेकंड। तो एवरेज ईएमएफ पर फेस, एक फेस से एक कंडक्टर कितना ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसको हम निकालते हैं, ई एवरेज पर कंडक्टर। तो फैराडे का नियम क्या कहता है, ईएमएफ इंड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। तो d∅ यानी कि फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है अपॉन टाइम। तो फ्लक्स कितना कट हो रहा है एक कंडक्टर से एक रिवॉल्यूशन में अपॉन टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन। तो फ्लक्स कितना कट कर रहा है हमने निकाल दिया है, तो p∅ रख देंगे। टाइम कितना है 60/n हमने निकाल रखा है ऑलरेडी। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, p∅n ऊपर आ जाएगा अपॉन 60। तो हमने निकाल दिया है कि हमारे पास एक कंडक्टर एवरेज कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है पर फेस, तो कितना कर रहा है p∅n अपॉन 60। तो आपके पास जेड कंडक्टर कितना करेंगे, एक कंडक्टर का इतना निकल गया, तो जेड कंडक्टर का मल्टीप्लाई बाई जेड। अब जेड इजिकल टू होता है 2t। देखिए यहाँ पर ये आपके पास पूरा एक टर्न है, तो एक टर्न में एक कंडक्टर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा कंडक्टर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक कंडक्टर यह है, दूसरा कंडक्टर यह है, यानी कि एक टर्न में आपके पास 2 कंडक्टर हैं। तो इसी से फार्मूला आ जाएगा जेड इजिकल टू 2t, यानी कि टर्न जब एक होगा तो कंडक्टर होंगे 2। तो मैं इस फार्मूले में जेड की जगह 2t रख लेते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि स्पीड का फार्मूला होता है 120f/p, यानी कि Pn इजिकल टू 120f हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर Pn की जगह 120f रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो 120f इंटू 5 इंटू 2t, तो 60 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 4/5ft। अब बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। साइन वेव की अगर हम बात करें, क्योंकि एसी मैक्सिमम साइन वेव ही होती है, तो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, यानी कि 1.11 फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू, ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो इससे हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर, ये एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी 4/5ft। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई आर एम एस पर फेस इज इक्वल टू 4.445ft। तो ये ईएमएफ इक्वेशन है जनरेटर के लिए। अगर आपके पास KC होता है फॉर्म फैक्टर, KD होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे KC क्या होता है, KD क्या होता है।
तो अगर ये दोनों आपके पास हैं तो इक्वेशन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं के सी और के डी का, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है ई आर एम एस इज इक्वल टू 4.445 FT। ये आपके पास इस लेक्चर में यहाँ तक है। थैंक यू।